पेपर में क्या आता है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं, कोई भी पैसेज आपको जो वर्कबुक में मिल रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए पैसेज नहीं, आपके लिए तो एक ये लेसन हो गया, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनमें से आपको ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे, और इसी में से आपके लिए एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है। तो किसी चैप्टर में से बनता है और हर चैप्टर में से नहीं बनता। जैसे ये जो चैप्टर है, तो अगर देखूंगा अगर बनेगा तो लास्ट में आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वर्कबुक के हैं वो अलग से लिखाऊंगा, तो वो मैं आपको फिर से देख लूँगा, ठीक है। इसके बाद अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ लिखे ही हैं, आप एक एक करके देख लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। स्टोरी तो मेरे ख्याल से पूरी जो जमशेदजी की है वो आपके दिमाग में होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वॉज जमशेदजी टोल्ड। तो अब जो वॉज टोल्ड लगा है, तो सबसे पहले तो आप इसे समझिए। वॉज टोल्ड लगा है, इसका मतलब क्या है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे तो अंग्रेजी आपको समझ में आने लगेगी। नहीं तो क्या होता है कि अंग्रेजी जैसी लिखी है वैसी याद कर लो, क्योंकि ये तो याद ही करी जाती है, ऐसा दिमाग में फीलिंग रहती है। और अगर आप एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, इन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगे तो अंग्रेजी आपकी समझ में आने लगेगी, और फिर आपका दिमाग चलने लगेगा कि हाँ इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आपसे कहा गया कि व्हाट वॉज टोल्ड, सब्जेक्ट को बताएं, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये पैसिव वॉइस हो गया, और पैसिव वॉइस हो गया तो उसका जो सेंस है, उसका जो अर्थ है वो भी पैसिव के तरीके से निकालिए, ठीक है। अगर एक्टिव होता तो जमशेद जी ने क्या कहा ये हो जाता, लेकिन पैसिव वॉइस हो गया तो जमशेद जी से क्या कहा गया, ये अंतर आ जाता है। और कितना बड़ा अंतर है। व्हाट वॉज जमशेद जी टोल्ड, तो वॉज जमशेद जी टोल्ड, यानी वॉज टोल्ड आया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ लगा है उसने काम को किया, और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है कि जो यहाँ लगा है उसके लिए काम को किया गया। तो यहाँ क्या लगा है, जमशेद जी, तो जमशेद जी के लिए किया गया, इसका मतलब जमशेद, व्हाट वॉज जमशेद जी टोल्ड मतलब जमशेद जी से क्या कहा गया, कहाँ, इन मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर तो जगह है, समझ ही गए होंगे, यानी मैनचेस्टर में जमशेद जी से क्या कहा गया। क्लियर। अब ये आपको पता ही है कि जमशेद जी से मना किया गया था कि जो नागपुर में आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो इतना बड़ा उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, तो जो नागपुर का वेदर है, नागपुर का जो मौसम है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है, ये उनसे कहा गया। बस आपको यही लिख देना है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक बार देख लीजिए, आप चाहें तो बुक में, हाँ, जमशेद जी वाज टोल्ड दैट नागपुर's वेदर वॉज नॉट सूटेबल एज इट वॉज टू ड्राई। बस यही सेम के सेम लिख देना है। जो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप देखें कि आप आंसर बना सकते हैं कि नहीं, तो क्वेश्चन आपका लिखा है कि व्हाट वॉज जमशेद जी टोल्ड, जमशेद जी से क्या कहा गया इन मैनचेस्टर। तो इतना तो आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में बैठ करके कर रहे हैं कि जमशेद जी वॉज टोल्ड इन मैनचेस्टर। हाँ, लेकिन अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने बिल्कुल क्लियर अच्छा बनाया है। तो जमशेद जी से मैनचेस्टर में कहा गया, इतना आपने क्वेश्चन से बना लिया, ठीक, हमने यहाँ नहीं देखा। फिर आपने अनसीन में देखा कि जमशेद जी से जो बात कही गई वो कहीं मिल रही है क्या, तो आपको मिला, क्या मिला कि दैट नागपुर's वेदर वॉज नॉट सूटेबल एज इट वॉज टू ड्राई, कि नागपुर का वेदर है, नागपुर का जो मौसम है, वॉज नॉट सूटेबल, वो उपयुक्त नहीं है, एज क्योंकि इट वॉज टू ड्राई, वो बहुत ज़्यादा सूखा है, इतना सूखा है जितना होना नहीं चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक। तो आपने वो ज्यों का त्यों था, दैट नागपुर's वेदर वॉज नॉट सूटेबल एज इट वॉज टू ड्राई। तो अगर टेंस को देखें तो ये इसको फॉलो करना चाहिए था और वो फॉलो ये कर रहा है। तो बस ये थोड़ी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो हमने देख ली और हमें समझ में आ गया, हमने वहाँ बना दिया और क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो चूँकि आपने लर्न ही करना है, ये एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ अगर कोई अनसीन आती है तो आप इस तरीके से उसका आंसर बना दें। पहले क्वेश्चन से देखिए कि आप क्वेश्चन से कितना ले पा रहे हैं और उसके आगे की जो बात है वो हमें आंसर में कहाँ मिल रही है। फिर थोड़ा सा उसका टेंस देख लीजिए कि टेंस जो क्वेश्चन कह रहा है क्या उसी टेंस में उस बात को ले जाया जा रहा है।
या अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आप उसका टेंस नहीं भी बदलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, कोई कहावत है, कोई सार्वभौमिक सत्य है, तो इनके टेंस हम नहीं बदलते तो वो आप नहीं भी बदलेंगे। तो ये बात तो आपको याद हो ही गई होगी कि व्हाट वॉज जमशेदजी टोल्ड इन मैनचेस्टर। आपने कह दिया कि जमशेदजी वॉज टोल्ड इन मैनचेस्टर दैट। अब आपको हिंदी में याद होना चाहिए कि क्या कहा गया उनसे कि नागपुर का जो वेदर है, नागपुर का जो मौसम है वो सूटेबल नहीं है। दैट नागपुर वेदर वॉज नॉट सूटेबल। अब सूटेबल नहीं है तो वो कैसा है, तो वो भी बता दिया कि एज, क्योंकि, एज, सिंस और बिकॉज, ये तीनों एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के कंजक्शन होते हैं और इन तीनों के जो सेंस होते हैं वो क्योंकि होते हैं। ये आप जब एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो एज क्योंकि, इट वॉज टू ड्राई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुष्क है। ठीक, मेरे ख्याल से अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि हाउ डिड ही रेस्पॉन्ड टू इट। अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर पेपर में ऐसा का ऐसा ही लिख के आ गया, आपका ये चैप्टर नहीं चल रहा, आप तो मान के चलिए कि डायरेक्ट पेपर में आ गया ये आपके सामने, तो क्या कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ठीक से समझ सकता है कि ये क्वेश्चन है कहाँ का? क्योंकि ना तो उन्होंने ही को क्लियर किया, हाउ डिड ही रेस्पॉन्ड टू इट, इसका अर्थ क्या निकला? ही मतलब उसने, हाउ कैसे, रेस्पॉन्ड व्यक्त किया, टू इट इस पर, तो उसने इस पर कैसे व्यक्त किया या इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। अब यहाँ यही नहीं पता कि किस पर और किसने, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। हाँ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आना होगा तो यहाँ सबसे पहले तो उन्हें इट को क्लियर करना होगा। दूसरा, आपको ही को भी क्लियर करके दिया जाएगा कि ही कौन है। तो ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में रखा जाएगा, वैसे तो ये रखा ही नहीं जाएगा, अगर रखा जाएगा तो यहाँ ही के प्लेस पर जमशेदजी लिखा जाएगा कि हाउ डिड जमशेदजी रेस्पॉन्ड टू द स्टेटमेंट। अब किस पर? इट पर। इट का मतलब यहाँ किससे है? इस कथन पर, दैट नागपुर वेदर वॉज नॉट सूटेबल। इस कथन पर जमशेदजी ने क्या व्यक्त किया या जमशेदजी की इस कथन पर टिप्पणी क्या थी, तो ये आपको जमशेदजी ने इसका क्या जवाब दिया। तो यहाँ इट के प्लेस पर आपके लिए ये सेंटेंस रखा जाएगा कि हाउ डिड जमशेदजी रेस्पॉन्ड टू द स्टेटमेंट दैट नागपुर वेदर वॉज नॉट सूटेबल या नागपुर वेदर इज नॉट सूटेबल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कि जब जमशेदजी से ये कथन कहा गया कि नागपुर का वेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है, तब आपने बताना है कि उन्होंने इस बात पर क्या व्यक्त किया, क्या उत्तर दिया इस बात का। तो इस तरीके से अगर ये रखा जाता है तो ये आने के लायक हो जाएगा। क्लियर? अब आपको पता ही है कि जब जमशेदजी से ये कहा गया कि नागपुर का जो वेदर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक उपयुक्त वेदर नहीं है, तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया? क्या उन्होंने उनकी बात मान करके वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं लगाई या उन्होंने वहाँ फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई? तो उनका जवाब ये था कि ठीक है, मैं नागपुर के लिए मैनचेस्टर वेदर ले आऊँगा, यानी मैनचेस्टर में जिस तरीके का वेदर है मैं उस तरीके का वेदर नागपुर के लिए ले आऊँगा। क्योंकि अगर आप मैनचेस्टर की भी हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ भी बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था और वो उसके वेदर के वजह से ही था, क्योंकि वो वेदर उसके लिए सूटेबल था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ही रेस्पॉन्ड के प्लेस पे डिड लगाए, तो इसलिए रेस्पॉन्डेड हो गया कि ही रेस्पॉन्डेड दैट, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया कि ही वुड ब्रिंग, कि वो ले आएंगे द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, नागपुर के लिए। तो उन्होंने इस बात का उत्तर कुछ इस तरीके से दिया। अब यहाँ देखिए, आप अगर अनसीन पैसेज कर रहे होते हैं तो यहाँ देखिए कि आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिए। ही सेड ऑल राइट आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, इस तरीके से कहा। आपने इसे यहाँ से लिखा, डिड लगा है तो ही रेस्पॉन्डेड दैट, रेस्पॉन्ड का रेस्पॉन्डेड कर दिया, दैट लगा दिया। अब अगर कहीं किसी स्टूडेंट ने गलती से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अनसीन के आंसर में हमारी गलती कहाँ होती है। मान के चलिए कि यहाँ आप गलती से जो यहाँ लिखा है वही लिखे आए कि आई विल ब्रिंग, ये लिख के आए अगर आप आई विल ब्रिंग,
द मैनचेस्टर वेदर, ये पूरा टू नागपुर। तो पहली गलती तो क्या हुई कि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो आपका मेन क्लॉज है, वो अगर पास्ट में होता है तो हमें अपना जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाना होता है। तो इस रूल से आपका जो विल है वो वुड में बदलेगा, जो कि आपने नहीं बदला। आपने तो यहाँ जैसा लिखा था वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि हमको तो ये सिखाया जाता है ना अनसीन पैसेज के लिए कि बेटा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप करके आना है, और हम कर भी आए। हमें कभी नहीं बताया जाता कि हमें थोड़ा टेंस भी देखना है, उसकी जो बात है उसे समझनी है, ग्रामर क्या है वो समझनी है, और उसके हिसाब से आंसर को कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऐसा का ऐसा ही लिखना भी चाह रहे थे तो फिर आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते। आप लोगों ने नरेशन तो पढ़े ही होंगे, नरेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई बात लिखते हैं तो यहाँ जो बात लिखी होती है, अगर हम इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो इसके प्लेस पर दैट का यूज़ करते हैं, वो हो गया। इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन से उसका पर्सन बदलते हैं, तो आई के प्लेस पर ही हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होता है SON/123 से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते हैं, और सब्जेक्ट आपका ही था तो इसलिए ये ही हो गया। जो भी टेंस होता है उसे करस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाते हैं, तो विल आपका वुड हो गया, और ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर ऐसे बदल गया। लेकिन आपका दूसरा तरीका ये भी था कि जैसा बुक में लिखा है आप वैसा लिख आते कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑल राइट आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, तो भी सही हो जाता। जबकि हमें फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक बताया जाता है तो हम ऐसा लिख देते कि आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, तो ये गलत हो जाता। क्योंकि अगर हम इतना यहाँ से ले लेते कि ही रेस्पॉन्डेड दैट और फिर लिख देते कि ही विल ब्रिंग आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, तो ये गलत हो जाता। तो बस ये थोड़ा सा आपको समझना है, ग्रामर के पॉइंट से भी देखना है, और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो ग्रामर के पॉइंट है उन्हें समझते चलिए। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन उन्होंने क्या रखा था कि हाउ डिड ही रेस्पॉन्ड टू इट, डिड लगाया इसलिए रेस्पॉन्ड का आपने कर दिया रेस्पॉन्डेड, कि ही रेस्पॉन्डेड दैट। अब उन्होंने क्या इसका जो रेस्पॉन्ड इस पर क्या किया तो वो आपने लिखना है। तो वो आपने बुक में से देखा कि आई विल ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, ये मिल गया। हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा, आई को ही कर दिया, विल का वुड करना होगा, बाद बाकी चीज़ें सेम है। तो ही वुड ब्रिंग क्यों सेम है, क्योंकि ना तो इसमें कोई पर्सन आ रहा है, ब्रिंग द मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर, तो यहाँ ना तो कोई पर्सन आ रहा है और ना कोई टेंस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से तैयार हो गए होंगे। क्वेश्चन आपका ये था कि जो सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट वाज जमशेदजी टोल्ड इन मैनचेस्टर, आप दिमाग में रखिए, हिंदी में दिमाग में रखिए, मैं कभी नहीं कहता कि आप अंग्रेजी में रखिए, फिर अगर आप थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख देंगे। क्वेश्चन था कि व्हाट वाज जमशेदजी टोल्ड इन मैनचेस्टर, कि जमशेद जी से मैनचेस्टर में क्या कहा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, उनसे ये कहा गया था कि नागपुर का वेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है, बस आपको इसको लिखना है। तो जमशेद जी से कहा गया मतलब जमशेद जी वाज टोल्ड, ठीक, दैट नागपुर वेदर वाज नॉट सूटेबल, कि नागपुर का वेदर सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न एज, क्योंकि इट वाज टू ड्राई, कि सूटेबल नहीं है तो कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, शुष्क है। क्लियर। फिर हाउ डिड ही रेस्पॉन्ड टू इट, इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, तो ही रेस्पॉन्डेड दैट, उन्होंने क्या कहा था कि ठीक है मैं नागपुर के लिए मैनचेस्टर वेदर ले आऊँगा, कि ही वुड ब्रिंग मैनचेस्टर वेदर टू नागपुर। क्लियर।